मार्च 2018 दुबई। रात के 11 बज रहे थे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वीआईपी लाउंज। एसी की ठंडी हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक प्राइवेट जेट रनवे पे आके रुका। उसमें से एक आदमी उतरा। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अंदर लाउंज में पहले से एक आदमी बैठा हुआ था, करीब 55 साल का, सफेद बाल, सीधा चेहरा। कोई भी देख के समझ नहीं सकता था कि ये आदमी हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी का हिस्सा है। जैसे ही वो बिजनेसमैन अंदर आया, उस ऑफिसर ने खड़े होकर कहा, पीएम ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उस बिजनेसमैन का चेहरा एक सेकंड के लिए बदल गया, क्योंकि अगले 72 घंटों में हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन मनी रिकवरी शुरू होने वाला था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 38,000 करोड़ रुपए का छिपा हुआ काला धन वापस लाया जाने वाला था। और ये सब होने वाला था बिना एक गोली चलाए, बिना कोई फौज भेजे, सिर्फ दिमाग और प्लानिंग से। लेकिन ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है काफी साल पहले से, जब हिंदुस्तान का पैसा अपने ही लोगों के हाथों देश से बाहर भेज दिया जाता था, चोरी छुपे, चालाकी से। और सबसे ज्यादा पैसा जाता था एक जगह, दुबई। अब सवाल यह है, दुबई ही क्यों? देखो, दुबई का कोई इनकम टैक्स नहीं था। मतलब तुम वहां करोड़ों रुपए रख लो, कोई नहीं पूछेगा कि ये पैसा कहां से आया। कोई टैक्स नहीं, कोई सवाल नहीं। और हिंदुस्तान से दुबई जाना इतना आसान था जैसे दिल्ली से जयपुर जाना। तो क्या होता था? हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर और कुछ नेता, ये लोग अपना काला धन, मतलब वो पैसा जो उन्होंने छुपाया टैक्स से बचने के लिए, वो पैसा हवाला के जरिए दुबई भेज देते थे। हवाला क्या होता है? समझो ऐसे, मान लो तुम्हें अपने दोस्त को दूसरे शहर में 1,000 रुपए भेजने हैं। तुम यहाँ एक आदमी को 1,000 रुपए देते हो। वो आदमी फोन करता है और उधर उसका साथी तुम्हारे दोस्त को 1,000 रुपए दे देता है। पैसा एक्चुअली मूव नहीं होता, सिर्फ एक कॉल होती है और काम हो जाता है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कागज नहीं, बस भरोसा। अब यही काम करोड़ों में होता था और सालों से होता आ रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 से लेकर 2014 तक लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा काला धन हिंदुस्तान से बाहर गया। ये इतना पैसा है कि इससे पूरे देश में 50 साल तक फ्री बिजली दी जा सकती थी। और इस पूरे काम में सबसे बड़ा नाम था दुबई। वहां प्रॉपर्टी में पैसा लगाया जाता, वहां कंपनीज बनाई जाती, वहां बैंक अकाउंट्स खोले जाते, सब कुछ नकली नामों से, फर्जी कागज से। सरकारें आती थीं, जाती थीं। लोग बोलते थे ब्लैक मनी वापस लाओ, नेता वादे करते थे, लेकिन कुछ होता नहीं। कि बात सिर्फ पैसा ढूंढने की नहीं थी, बात थी एक दूसरे देश से, वो भी दुबई जैसे पावरफुल देश से, ये कहने की कि हमारा पैसा वापस करो। ये तो लगभग नामुमकिन लगता था। लेकिन फिर 2014 में कुछ बदला। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और उनके साथ आया एक आदमी, अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा आदमी। अब डोवल कोई सीधा साधा ऑफिसर नहीं था। ये वही आदमी था जिसने जवान होते वक्त पाकिस्तान में 7 साल तक जासूसी की थी। सोच लो, 7 साल एक अलग नाम से, अलग पहचान से, दुश्मन के देश में रह के काम करना। इस आदमी की नसों में खौफ नहीं, प्लानिंग दौड़ती थी। मोदी ने डोवल को एक सीधी बात कही। डोवल ने बाद में एक मीटिंग में अपनी टीम से कहा, पीएम चाहते हैं कि बाहर का हर एक रुपया वापस आए और हम ये करके दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये था, कैसे? दुबई में छिपा पैसा ढूंढना तो वैसे ही मुश्किल था, और उससे वापस लाना, ये तो और भी बड़ा काम था। एक दिन डोवल की टीम के एक सीनियर ऑफिसर, उन्हें हम शर्मा जी बुलाएंगे, उन्होंने एक चीज नोटिस की जो और किसी ने नहीं देखी थी। उन्हें पता चला कि दुबई में जितने भी हिंदुस्तानी लोगों की प्रॉपर्टी है, उनका डेटा एक जगह मिलता है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट में। हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड वहां होता है, कौन मालिक है, कब खरीदी, कितने में खरीदी, सब कुछ। अब तक हिंदुस्तान के पास ये डेटा नहीं था, लेकिन अगर किसी तरह ये डेटा मिल जाए तो सीधा पता चल जाएगा कि कौन कौन हिंदुस्तानी दुबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी लिए बैठा है। और फिर उनसे पूछा जा सकता है, भाई ये पैसा आया कहां से? लेकिन ये डेटा कैसे मिलेगा? दुबई क्यों देगा? यहां डोवल ने अपना सबसे स्मार्ट दांव खेला। उन्होंने सीधा फाइनेंस या टैक्स का रास्ता नहीं चूज किया, उन्होंने रास्ता चूज किया डिप्लोमेसी का, यानी दोस्ती का।
देखो, इंडिया और यूएई के बीच काफी टाइम से अच्छे ताल्लुक थे। यूएई में 30 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। इंडिया यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और मोदी ने पर्सनली यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से, जिन्हें लोग MBZ बुलाते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते बना लिए थे। 2015 में मोदी ने यूएई का दौरा किया था। 34 साल बाद कोई हिंदुस्तानी पीएम वहां गया था। इस दौरे में दोनों देशों के बीच काफी एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन एक एग्रीमेंट था जो सबसे अलग था, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। इसका मतलब था कि दोनों देश एक दूसरे को फाइनेंशियल जानकारी दे सकते हैं, टैक्स चोर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये थी वो छोटी सी चीज जिसने पूरा खेल बदल दिया। समझो ऐसे, पहले दुबई का दरवाजा हिंदुस्तान के लिए बंद था। इस एग्रीमेंट ने वो दरवाजा खोल दिया। अब हिंदुस्तान बोल सकता था, हमें बताओ कि वहां हमारा कौन सा आदमी कितना पैसा छुपाए बैठा है। दुबल की टीम ने पहले छोटी टेस्ट की, कुछ नामों की लिस्ट भेजी यूएई को। यूएई ने वापस जानकारी भेजी और जानकारी बिल्कुल सही निकली। अब टीम को यकीन हो गया, ये फॉर्मूला काम करता है। शर्मा जी ने डोवाल से कहा, सर दरवाजा खुल गया है, अब बस अंदर जाना है। डोवाल ने कहा, तो चलो अब असली काम शुरू करते हैं। अब शुरू हुआ असली खेल। डोवाल की टीम ने एक पूरा यूनिट बनाया। इस यूनिट में थे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के ऑफिसर्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर लोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एजेंट्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के एक्सपर्ट्स। मतलब समझो, देश की 4 सबसे ताकतवर एजेंसीज एक साथ काम कर रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहला काम था नामों की लिस्ट बनाना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सालों का डेटा था। उन्होंने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनके हिंदुस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न्स में दिखाया गया पैसा और उनकी असली लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब आदमी दिखाता है कि साल में 10 लाख रुपए कमाता है, लेकिन दुबई में 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ये तो सीधा पकड़ा जाता है। ये लिस्ट बनी, 800 से ज्यादा नाम थे उसमें। फिर रॉ ने अपना काम किया। दुबई में रहने वाले अपने सोर्सेज से, यानी छुपे हुए लोगों से, उन्होंने हर नाम की असली जानकारी निकाली। कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन से बैंक में पैसा है, कितना पैसा है, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। जैसे जैसे रकमें सामने आती गईं, टीम के लोगों की आंखें फैली की फैली रह गईं। टोटल रकम थी लगभग 38,000 करोड़ रुपए। सोच लो, 38,000 करोड़ रुपए। ये इतना पैसा है जितना कुछ छोटे देशों का पूरा सालाना बजट होता है। और ये पैसा हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान के लोगों का था, जो छीन के दुबई में छुपा दिया गया था। अब अगला कदम था ये पैसा वापस लाना। और यहां सबसे बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि ये लोग ऐसे सीधे साधे लोग नहीं थे। ये थे देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन। कुछ तो राजनीति में भी थे। इनके पास थे महंगे वकील, इनके पास थे कनेक्शंस, और इन्हें यकीन था कि कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम रस्तोगी, उसके पास दुबई में 2300 करोड़ रुपए की 14 प्रॉपर्टीज थी। जब उससे हिंदुस्तान में नोटिस भेजा गया, उसने हंसते हुए अपने वकील से कहा, ये क्या कर लेंगे, पैसा दुबई में है, हिंदुस्तान की कोर्ट का वहां क्या चलता है। ये था उसका ओवर कॉन्फिडेंस। उसे लगता था कि वो बच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार खेल अलग था। मार्च 2018, ये वो महीना था जब पूरा प्लान एक साथ चलाया गया। पीएम मोदी ने पर्सनली यूएई के क्राउन प्रिंस MBZ से बात की। एक फोन कॉल जिसमें मोदी ने सीधा कहा, ये लोग हमारा पैसा चुरा के आपके देश में छुपा रहे हैं, हम चाहते हैं आप मदद करें। MBZ ने हां कह दी। ये था वो पल जब सब बदल गया। यूएई ने हिंदुस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब हिंदुस्तान की एजेंसीज दुबई में जा सकती थी। यूएई के ऑफिसर्स उनके साथ काम करने को तैयार थे। और फिर 72 घंटों का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहले 24 घंटे हिंदुस्तान की टीम दुबई पहुंची। रॉ के ऑफिसर्स, ईडी के एजेंट्स, इनकम टैक्स के सीनियर लोग, सब अलग अलग फ्लाइट से आए ताकि किसी को शक ना हो। दुबई में यूएई के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर्स से मीटिंग हुई। डेटा मैच किया गया, प्रॉपर्टीज की लिस्ट कंफर्म हुई, बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई हुए। दूसरे 24 घंटे सबसे खतरनाक थे, क्योंकि अब उन लोगों को पता चलने लगा था कि कुछ हो रहा है। रस्तोगी को उसके दुबई वाले वकील ने फोन किया, साहब कुछ गड़बड़ है, कुछ हिंदुस्तानी ऑफिसर्स यहां दिखे हैं। रस्तोगी ने तुरंत अपना पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
यूएई ने ऑलरेडी उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था, मतलब पैसा जाम हो गया था, ना अंदर जा सकता था ना बाहर आ सकता था। रस्तोगी का चेहरा पीला पड़ गया। दोवल की टीम के एक ऑफिसर ने बाद में बताया, उनमें से कई लोगों ने फोन किए। किसी ने अपने नेता दोस्त को फोन किया, किसी ने वकील को, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आया, इस बार कुछ नहीं हो सकता। तीसरे 24 घंटे, सेटलमेंट का टाइम। हिंदुस्तान की टीम ने उन लोगों को 2 रास्ते दिए। पहला, अपनी मर्जी से पैसा वापस करो, पेनल्टी भरो और मामला खत्म। दूसरा, केस चलेगा, यूएई से डेटा मिलेगा, कोर्ट में सब सामने आएगा, नाम पब्लिक होगा, इज्जत जाएगी, जेल हो सकती है। ज्यादातर लोगों ने पहला रास्ता चुना। रस्तोगी वही आदमी था जिसने हंसते हुए कहा था, ये क्या कर लेंगे। अब उसकी हंसी गायब थी। उसने 2300 करोड़ रुपए का सेटलमेंट साइन किया। उसकी हाथों में हल्का सा कांपना था जब उसने कागज पे साइन किए। 72 घंटे, सिर्फ 72 घंटे में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चैलेंज तब आया जब कुछ लोगों ने हाथों हाथ सरेंडर नहीं किया। कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे। एक और बड़ा नाम था, उसे हम कपूर बुलाते हैं। कपूर के पास दुबई में 4100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस थीं। जब उसे पता चला कि जाल बिछ चुका है, उसने यूएई से भागने की कोशिश की। उसने अपना प्राइवेट जेट रेडी करवाया। प्लान था कि दुबई से सीधा लंदन चला जाए। वहां से पकड़ना मुश्किल होता, लेकिन रॉ को पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है। यूएई के एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया गया था। कपूर जब एयरपोर्ट पहुंचा, उसका पासपोर्ट स्कैन हुआ और स्क्रीन पे आया, ट्रैवल बैन। कपूर खड़ा रह गया, उसका पायलट खड़ा रह गया, सिक्योरिटी वाले आ गए। दोवल के एक ऑफिसर ने बाद में बताया, अगर कपूर 6 घंटे पहले निकलता तो शायद हम उसे रोक नहीं पाते। 6 घंटे का फर्क था। कपूर को भी आखिर सेटलमेंट करना पड़ा, 4100 करोड़ रुपए। और ऐसे एक एक करके बहुत से लोगों का पैसा वापस आया। टोटल कितना? 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये पैसा था जो हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स में लगता, स्कूल्स में लगता, सड़कों में लगता। लेकिन कुछ लोगों की लालच ने इसे दुबई की बिल्डिंग्स में बंद कर दिया था। अब सोच लो, इस पैसे का क्या मतलब था आम लोगों के लिए। एक मिडिल क्लास आदमी जिसका नाम रमेश था, लखनऊ में रहता था। वो सालों से ईमानदारी से टैक्स भरता था। हर साल उसकी सैलरी का 30% टैक्स में जाता था। और वो सोचता था, मेरा पैसा कहां जाता है? देश में कुछ तो होना चाहिए ना। जब ये खबर आई कि 38,000 करोड़ रुपए वापस आया, रमेश ने अपनी बीवी से कहा, देख, इतना पैसा इन लोगों ने छुपाया हुआ था और हम यहाँ 500 रुपए से 500 रुपए बचाने के लिए सोचते थे। ये था असली दर्द कि जब आम आदमी ईमानदारी से जीता है तब बड़े लोग चोरी करते हैं, और जब ये चोरी पकड़ी जाती है तब पता चलता है कि सिस्टम ने कितना कुछ खोया था। इस ऑपरेशन के बाद काफी कुछ बदला। सबसे पहले यूएई और हिंदुस्तान के बीच एक ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम शुरू हुआ। मतलब अब किसी हिंदुस्तानी का दुबई में बैंक अकाउंट खुलता है तो हिंदुस्तान की सरकार को सीधा पता चल जाता है, ऑटोमेटिकली, कोई मांगने की जरूरत नहीं। दूसरा, हवाला नेटवर्क पे बड़ी स्ट्राइक हुई। काफी सारे हवाला ऑपरेटर्स पकड़े गए। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हर जगह रेड्स हुई। तीसरा, और ये सबसे बड़ी बात थी, डर बैठ गया। जो लोग पहले बिना डरे पैसा बाहर भेजते थे, अब उन्हें लगता था कि पकड़े जा सकते हैं। एक बिजनेसमैन ने अपने दोस्त से कहा, भाई, अब दुबई सेफ नहीं रहा। मोदी दोवल की टीम का हाथ बहुत लंबा है। और सच में ये हाथ लंबा था। इस ऑपरेशन के बाद हिंदुस्तान ने स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, हर जगह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स किए। दुबई तो बस शुरुआत थी। वो रस्तोगी जिसने कहा था, ये क्या कर लेंगे, उस पे 2300 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड लगा। प्रॉपर्टीज अटैच हुई, पासपोर्ट सीज हुआ। वो आदमी जो पहले दुबई में 50 करोड़ रुपए के पेंट हाउस में रहता था, आज हिंदुस्तान में अपने वकील के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। और कपूर, जिसने भागने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ ईडी ने केस फाइल किया। प्रॉपर्टीज सील हुई, बिजनेस डूबने लगा। जो आदमी प्राइवेट जेट से उड़ता था, आज कोर्ट की तारीख पे टैक्सी से जाता है। ये कहानी सिर्फ 38,000 करोड़ रुपए की नहीं थी। ये कहानी थी उस सोच की कि अगर सही लोग सही जगह पे हों और उनके पास इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सालों तक लोग कहते थे, ब्लैक मनी वापस नहीं आ सकता, बाहर का पैसा बाहर ही रहता है, कोई कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कर सकता है जब पीएम का सपोर्ट हो, जब डोवाल जैसा दिमाग हो, जब एजेंसीज साथ में काम करें और जब डिप्लोमेसी का सही इस्तेमाल हो। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। चाहे तुम एक स्टूडेंट हो, एक नौकरी करने वाले हो या एक बिजनेसमैन, ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया चोरी के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि चोरी का पैसा एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, हमेशा। और रही बात उन लोगों की जिन्होंने सालों तक अपने देश का पैसा चुराया, उन्हें बस इतना याद रखना चाहिए, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल, लेकिन पकड़ा जरूर जाता है। दुबई की वो चमचमाती बिल्डिंग्स आज भी खड़ी है, लेकिन अब वहां कुछ प्रॉपर्टीज के ताले बदल चुके हैं। जो पहले चोरों के नाम पे थी, अब वो पैसा हिंदुस्तान के खाते में है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। पैसा छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे फाइनेंस और देश की सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हम हर हफ्ते नई कहानी लाते हैं, स्कैम्स की, स्मार्ट लोगों की और ऐसे ऑपरेशंस की जो दुनिया नहीं जानती। नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। तब तक के लिए अपना पैसा संभाल के रखना।